जब चाहत ने अभिनव के साथ फिल्म देखने के लिए पूछा तो अभिनव कंफ्यूज हो गया। चाहत ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई और बोली, क्या सोचने लगे? तुम्हारे मन में कोई है क्या जो तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखने जाने से रोक रहा है? यह सुनते ही अभिनव की आंखों के सामने फिर से चाहत का चेहरा आ गया। अगले ही पल अभिनव को याद आया कि अनन्या ने कहा था कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कहीं भी जा सकता था, लेकिन अनन्या ने यह नहीं कहा था कि वह चाहत के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही अभिनव को यह बात याद आई, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने चाहत से कहा, यू टर्न ले लो, मल्टीप्लेक्स उस तरफ है। यह सुनते ही चाहत हंसने लगी और बोली, अभी से? ओह सॉरी, फिल्म में अभी टाइम है, एक काम करते हैं, शाम को मिलते हैं 4 बजे। तब तक तुम भी अपना काम निपटा लो और मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं 3 बजे तुम्हारे पास आती हूँ, ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है ना। अरे नहीं, 3 बजे नहीं हो पाएगा चाहत, 3 बजे मेरी एक अपॉइंटमेंट है, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही चाहत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी वह अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही है, डोंट वरी। चाहत के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसने चाहत से पूछा, डिजिटल वर्ल्ड तुम्हारी कंपनी है? चाहत ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हंसते हुए कहा, सुपर, बाय। अब तो फिर मेरे ऑफिस में ही मिलते हैं, ठीक है? लेकिन हम मीटिंग जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि फिल्म देखने में इन कपड़ों में तो नहीं जा पाऊंगी, नए कपड़े लेने पड़ेंगे। क्यों नहीं, जरूर मिलते हैं, मिलते हैं। चाहत ने भी हाँ कहा और गाड़ी अभिनव के ऑफिस के बाहर लगा दी। अभिनव नीचे उतरा और चाहत अपनी गाड़ी लेकर चली गई। जब तक उसकी गाड़ी अभिनव की नजरों से दूर नहीं हुई, तब तक अभिनव उसे ही देख रहा था। ठीक तभी उसका दूसरा फोन बज उठा। यह वह फोन था जिस पर सिर्फ वही आदमी फोन करता था जो यह जानता था कि अभिनव ही टाइगर है। अभिनव ने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि अननोन नंबर से फोन आ रहा था, मगर अभिनव को यह जानने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह नंबर किसका है। यह देवेन का फोन था। अभिनव मन ही मन मुस्कुराया और फोन काटकर अपने ऑफिस में चला गया। जैसे ही वह अंदर आया तो अभिनव की सेक्रेटरी टीना उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, गुड मॉर्निंग सर, लोरका और लोरका ग्रुप वाले आज आपसे मिलना चाह रहे थे। मैं उन्हें आज की बुकिंग दे दूं? आज नहीं, आज मैं बिजी हूँ, अभिनव ने कहा और उसके साथ में दाखिल हो गया। इस बीच उसका फोन फिर से बजने लगा था। अभिनव ने फोन काटा और अपने ऑफिस में चला गया। टीना भी उसके पीछे चली आई थी। अभिनव ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मेरी 3 बजे वाली अपॉइंटमेंट के लिए सब चीज रेडी कर लेना। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है? कल कैमराज बनाने का काम खत्म हुआ? टीना ने यह सवाल सुनते ही ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं सर, अभी भी हमारे पास सिर्फ 10 ही पीस हैं, गाड़ी इससे आगे नहीं बढ़ी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, मीरा को बोलो 2 घंटे बाद मुझे आकर मिले। टीना ने फिर से हाँ में सिर हिलाया और बाहर चली गई। इस बीच उसका फोन तीसरी बार बजा। अभिनव ने यह तय किया था कि जब तक देवेन 5 बार फोन नहीं करेगा तब तक वह फोन नहीं उठाएगा। आखिरकार जब देवेन ने छठी बार फोन किया तो अभिनव ने फोन उठा लिया। उधर से देवेन निराश भरी आवाज में बोला, हेलो टाइगर। देवेन की ऐसी आवाज सुनकर अभिनव को एक पल के लिए हंसी आ गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और भारी आवाज में बोला, हेलो देवेन। देवेन कुछ सेकंड के लिए तो कुछ नहीं कह पाया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, आपको कैसे पता सर कि मैं देवेन हूँ? यह सुनते ही अभिनव को जोर से हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया और बोला, मुझे मोंटी ने बताया था कि तुमने उससे मेरा नंबर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया तुमने ऐसा किया क्यों। सर, असल में मैं आपसे वह 70% शेयर के बारे में बात करना चाहता था जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे वापस खरीद लूं। क्या हम उस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? देवेन के सवाल के जवाब में अभिनव ने कहा, देवेन तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ।
मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें जो कहना है यही कहो, वरना पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दो। सॉरी सर, मैं आप अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं तो बस यह कहना चाहता था सर कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो आपके ओर से यह बात हुई थी कि मैं इन शेयर को तभी खरीद पाऊंगा जब मैं इन्हें खरीदने की कंडीशन में रहूंगा। आपने तो मुझे 15 साल का टाइम दिया था और अभी तो 5 साल भी नहीं हुए। अभिनव उसकी बात पर सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। वह देवेन को इस बात का कोई अच्छा सा जवाब देना चाहता था। ऐसे में उसने कहा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो देवेन, मैंने तुमसे शेयर खरीदे थे और अब तुम्हें मुझसे वह शेयर वापस खरीदने होंगे। अगर 2 हफ्तों में तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर अपनी कंपनी को भूल जाना, क्योंकि मैं बचे 30% शेयर खरीदकर कंपनी अपने नाम कर लूंगा और मैं यह भी जानता हूं कि बचे 30% में से 20% शेयर चिराग के हैं। यह बात सुनते ही देवेन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने थूक निगलते हुए कहा, सर माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अभिनव यह बात सुनकर कुर्सी से खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बोला, मैं बिजनेसमैन हूँ देवेन, मजाक नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं तो कहो, मैं वह भी अच्छा कर लेता हूँ। मुझे 2 हफ्तों में मेरा पैसा वापस चाहिए। डिसमिस्ड, अभिनव ने कहा। और इससे पहले कि देवेन उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, अभिनव ने फोन काट दिया। देवेन इस वक्त गुस्से में जलकर लाल हुआ जा रहा था। उसे पता था कि टाइगर एक खतरनाक आदमी है और उसने यह सब शेयर्स का खेल टाइगर के करीब पहुंचने के लिए किया था। लेकिन अब वह अपने ही खेल में बुरी तरह से उलझ चुका था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। तभी उसके केबिन में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। देवेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जो भी हो भाड़ में जाओ। इतने में दरवाजा खुला और देवेन ने देखा कि सामने वैभवी खड़ी थी। वैभवी को अपने सामने पाकर देवन ने उससे नजरें फेर ली। इतना कुछ कहे जाने के बाद वह वैभवी से नजर नहीं मिला पा रहा था। वह अभी जो कि एक जमाने में देवेन के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी। उसने देवेन से नजदीकियां बढ़ाई और अभिनव को लात मारकर देवेन की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। देवन, 1 घंटे बाद तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट है, मैं उसी के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी। देवेन ने हताश के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया था। उसकी मुट्ठियां भी कस गई थी। वैभवी उसकी हालत देखते ही समझ गई थी कि देवेन के साथ कुछ गलत हुआ था। वह देवेन के पास आई और बोली, देवेन क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। और सुनो, जैसे ही सनी आए तो उसे तुरंत अंदर भेज देना, देवेन ने ऑर्डर देते हुए कहा। वैभवी ने हाँ में सिर हिलाया और देवेन का माथा चूम लिया। देवेन को इस वक्त वैभवी से भी नफरत हो रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को रोका और कुछ नहीं बोला। वैभवी बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद सनी देवेन के केबिन में दाखिल हो गया। सनी को देखते ही देवेन की जान में जान आ गई। हेलो सनी, देवेन ने सनी से हाथ मिलाया। सनी ने देवेन को इस हाल में देखा तो पूछा, सब ठीक है? नहीं दोस्त, कुछ भी ठीक नहीं है यार। टाइगर ने मुझे अचानक से कहा कि मुझे उसके 70% शेयर वापस खरीदने पड़ेंगे। क्या? यह सुनते ही सनी के होश उड़ गए। उसने आगे कहा, लेकिन तुमने तो बताया था कि उसने तुम्हें उन्हें खरीदने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया था यार, हमारा एग्रीमेंट यही हुआ था। लेकिन फिर उसने अचानक से यह बम फोड़ दिया। और तो और वह धमकी भी दे रहा है, कह रहा है कि मुझे 2 हफ्तों के अंदर पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। यह सुनते ही सनी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह टाइगर को जानता था और टाइगर का कहा इस शहर में कोई नहीं टाल सकता था। सनी कुछ कहता उससे पहले ही देवेन ने उससे कहा, मैंने तुम्हें भी इसलिए बुलाया है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जो भी अमाउंट तुम मुझे दे सको मेरे लिए वह बहुत हेल्पफुल होगी। यह सुनते ही सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, सॉरी, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दादाजी ने कंपनी की लीडरशिप अनन्या को दे दी है। क्या? पर कंपनी तो तुम्हें मिलने वाली थी।
अनन्या का पत्ता तो उस गवार अभिनव से शादी करते ही साफ हो गया था ना। हाँ, मुझे भी लग तो यही रहा था। इनफैक्ट मैंने यही सब सोचकर तो प्लान बनाया था। अभिनव को उठाकर अनन्या के कमरे में डाला, दोनों को एक ही बिस्तर पर सुलाया ताकि दादाजी अनन्या के ऊपर नाराज हो, और वह हुए भी। पर रातों रात उन्हें न जाने क्या हुआ और वह पलट गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ही कंपनी वापस कैसे लूं। यह सुनते ही देवेन की हालत और खराब हो गई थी। उसकी एकमात्र उम्मीद की किरण भी खो चुकी थी और अंधेरे ने देवेन को चारों तरफ से घेर लिया था। उधर जब देवेन की हालत पतली हो गई थी, तब इधर अभिनव मजे से अपना काम कर रहा था। उसने एक फाइल साइन करके मीरा को दे दी और कहा, काम शुरू करवाओ। मीरा ने फाइल ली और मुस्कुराते हुए अभिनव की तरफ देखकर बोली, सर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं, क्या आप मेरे साथ लंच पर चलना चाहोगे? अभिनव ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और मीरा को देखने लगा। उसे मीरा का इस तरह से मुस्कुराना अजीब लग रहा था। अभिनव ने जवाब में कहा, सॉरी, लेकिन आज मेरे कुछ और प्लान हैं, मुझे जल्द निकलना होगा। यह सुनकर मीरा की हंसी गायब हो गई और वह वहां से जाने लगी। तभी अभिनव बोला, कल मेरी लौरका और लौरका ग्रुप के साथ मीटिंग है, तुम भी उस मीटिंग में प्रेजेंट रहना। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गई। मीरा के जाने के बाद अभिनव आराम से अपने कैबिन में बैठ गया था। उसे अचानक से उस नेकलेस और डायमंड रिंग का ख्याल आया जो उसने ऑप्शन में खरीदी थी। वैसे तो वह सिर्फ नेकलेस लेने आया था, लेकिन जितने पैसे उसने नेकलेस के लिए दिए उसे देखकर ऑप्शन वालों ने रिंग उसे यूं ही दे दी थी। अभिनव उस रिंग को अनन्या के इस बर्थडे गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज सुबह उसने जो किया उसके बाद अभिनव का मन बदल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या चिराग को अचानक से इतना पसंद क्यों करने लगी थी। अभिनव को यह सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, अभिनव ने कहा तो उधर से चाहत उसके कैबिन में चली आई। उसने ऑरेंज कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव अपनी जगह से उठा और उसने चाहत से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय चाहत सीधा उसके गले मिल गई थी। वह जिस तरह से अभिनव के गले लगी, अभिनव एकदम से हैरान हो गया। अभिनव ने उम्मीद नहीं की थी कि चाहत ऐसा कुछ करने वाली है। तभी अभिनव ने देखा कि दरवाजे की उस पार से एक लड़की चाहत और अभिनव को गले मिलते हुए देख रही थी। चाहत को अपने कैबिन में आते देख अभिनव ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन चाहत ने उसके और करीब आकर उसे सीधा गले ही लगा लिया था। इससे अभिनव अंदर से हिल गया, पर उसकी यह हैरानी कुछ ही देर में डर में बदल गई जब उसे कैबिन के बाहर कोई लड़की खड़ी दिखी। उस लड़की को बाहर खड़े देखकर ही अभिनव ने झट से चाहत को दूर कर दिया। अरे क्या कर रहे हो अभिनव? चाहत ने कंफ्यूज होकर पूछा। अभिनव अभी भी उस कांच के गिलास के बाहर खड़ी लड़की को देख ही रहा था। कुछ नहीं, वह एकदम से, तुमने हक किया ना तो मैं हग नहीं कर सकती। हम दोनों दुश्मन हैं क्या? चाहत के जवाब पर अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक्चुअली उधर देखो, कोई लड़की हमें देख रही है। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तुम्हें मेरे साथ देखकर उसका गलत मतलब निकाल ले। चाहत ने पलट कर देखा तो बाहर वाकई एक लड़की खड़ी थी। हालांकि उसके खड़े होने के अंदाज की वजह से उसकी शक्ल पहचान पाना मुश्किल था। उसने फिर अभिनव की ओर नजरें घुमाई और हंसकर कहा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम उसे देख सकते हैं, वह थोड़ी ना हमें देख सकती है। चाहत की बात पर अभिनव ने कहा, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। चाहत मुस्कुराई और उसने फिर कहा, अरे तुम्हें नहीं पता कि यह गिलास सिर्फ वन वे ही है। मतलब तुम बाहर क्या हो रहा है देख सकते हो, लेकिन बाहर वाले अंदर कुछ नहीं देख सकते। चाहे तो चेक कर लो। अभिनव चेक करने के लिए गेट के पास जाने लगा। इतने में चाहत फिर से बोल पड़ी, अरे डिटेक्टिव एजेंट बैठ जाओ, मेरी बात पर इतना भी भरोसा नहीं, और तुम्हें तो अब काफी दिन भी हो गए
यहाँ काम करते हुए अपने केबिन के बारे में इतना तो पता चल ही जाना चाहिए था। चाहत की बात सुनकर अभिनव ने उसकी ओर देखा और फिर वह पलटकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सॉरी, यहाँ आकर काम में इतना बिजी हो जाता हूँ ना कि देख ही नहीं पाता आसपास का क्या है और क्या नहीं। एनीवे, प्लीज बैठो। बिना देर किए अब बिजनेस पर आते हैं। जरूर, चाहत मुस्कुराते हुए अपने पैर पर पैर रखकर अभिनव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे लगा था मिस चाहत कि अगर खुद की कंपनी है तो उसके लिए एक दो सेक्रेटरी भी होंगे, बट यहाँ तो वह अकेली ही आई है। अभिनव ने उससे पूछा, सेक्रेटरी है मिस्टर गढ़वाल, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे पास मूवी देखने जाने के लिए तो उससे ज्यादा टिकट है। आखिर मीटिंग के बाद तुरंत वहां के लिए भी तो निकलना है, राइट? चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अभिनव ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। राइट राइट, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बताओ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? अभिनव ने अपनी टोन अब कैजुअल से प्रोफेशनल कर ली। चाहत ने भी यह नोटिस किया। वह प्रोफेशनली अपनी रिक्वायरमेंट बताने लगी। मेरी कंपनी अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास अपग्रेड कराना चाहती है और हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज रिसर्च के बाद अपनी कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटी को शॉर्ट लिस्ट किया है। यह तो बहुत अच्छा है। हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड हमारी कंपनी में आज तक ना कोई कंप्लेंट आई है, ना ही कभी आएगी। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। आप प्लीज अपनी रिक्वायर्ड क्वालिटी बताइए। अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पहले तो मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन जैसे अब कंपनी मिस्टर गढ़वाल के हाथों में है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक साथ ही पूरा ऑर्डर दे सकती हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए 2000 यूनिट चाहिए और साथ ही कुछ पार्टनर कंपनी भी हैं, उनका टोटल ऑर्डर भी 2000 यूनिट के आसपास ही रहेगा। सो ओवरऑल 4000 यूनिट चाहिए। चाहत ने गर्व से अपनी रिक्वायरमेंट बताई और अब वह अभिनव के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। अभिनव ने भी सिर हिलाकर हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, 4000 यूनिट बहुत अच्छा ऑर्डर है। थैंक यू मिस चाहत, लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन की कास्ट हम अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन चिंता मत करो, वह रीजनेबल होगा। दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ही बढ़ाकर उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री कर देते हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि डिलीवरी कब तक हो सकती है। चाहत ने अपने हाथ टेबल पर रखकर प्रोफेशनल टोन में पूछा। मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता मिस चाहत, बट करेंटली हमारी सप्लाई में शॉर्टेज है। हालांकि इंजीनियर डेवलपमेंट दिन रात लगा हुआ है प्रोडक्शन के में, इसलिए जल्दी ही सप्लाई भी ठीक हो जाएगी। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर मैं आपसे थोड़े से और टाइम की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभिनव ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा। चाहत ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, नो प्रॉब्लम मिस्टर गढ़वाल, टाइम भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आशा कर रही हूँ कि हमारे लिए इसी महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यस, तुम चिंता मत करो, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और सब कुछ लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनफैक्ट मैं इसी वीक कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करवा दूंगा, अभिनव ने कहा। वेरी गुड, और कॉन्ट्रैक्ट रेडी होते ही टोटल अमाउंट का आधा हिस्सा आपको मैं एडवांस दे दूंगी और बाकी का डिलीवरी हो जाने के बाद। सर थैंक यू, वैसे एडवांस मुझे नहीं कंपनी को देना है मिस चाहत, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहत भी मुस्कुरा दी और बोल पड़ी, यू आर वेलकम, और एडवांस कंपनी को ही जाएगा। मिस्टर गढ़वाल, अगर आपको कमीशन की भूख है तो अभी मूवी देखने चलते हैं, वहां पॉपकॉर्न आपको मैं खरीद कर दे दूंगी, क्या कहते हो? ठीक है, तुम कार लेकर मेन गेट के पास पहुंचो, मैं अपनी सेक्रेटरी से 2 मिनट बात करके आ रहा हूँ। अभिनव ने टेबल पर से अपना फोन और ब्रीफकेस उठाते हुए कहा। उसने फिर ड्रॉयर में से टिकट्स भी निकाली। ठीक है, पर ज्यादा इंतजार मत करवाना, चाहत ने सिर हिलाते हुए कहा और वह कैबिन से बाहर अपनी गाड़ी की चाबी हवा में घुमाते हुए चली गई।
और अभिनव भी अपना सामान लेकर निकल गया और रास्ते में अपनी सेक्रेटरी टीना से मिला। मैं अभी जा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए मीरा से बात करके और इंजीनियर हायर करो, समझी? ओके सर, टीना ने सिर हिलाते हुए कहा। अभिनव बाहर आते ही चाहत की गाड़ी में बैठ गया। तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं? पास में ही अलायना बुटीक है, वहां पर कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्या कहते हो? चाहत को पहले लगा कि शायद अभिनव अलायना बुटीक का नाम सुनकर थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि अलायना का ज्यादातर बिजनेस लग्जरी कैटेगरी में ही हुआ करता था। हालांकि अभिनव ने तुरंत ही सिर हिलाकर हाँ कर दी, जिससे चाहत थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसे नहीं पता था कि अभिनव के पास टाइगर का मेंबरशिप कार्ड था, जिससे वह अलायना की दुकान पर से सामान तो क्या, उसकी पूरी कंपनी ही खरीद सकता था। एक्सीलेटर पर पैर रखकर चाहत अभिनव को लेकर वहां से चली गई। रास्ते में अभिनव यही मान रहा था कि उसकी आज की शाम चाहत के साथ एंजॉय करके अच्छे से गुजर जाए और काम और दुश्मनों के फोन कॉल उसे बार बार तंग न करे। दुश्मनों के बारे में सोचते ही उसे चिराग का ख्याल भी आया। अभिनव चाह रहा था कि चिराग एक और बार उसके सामने आ जाए ताकि वह उसका मुंह तोड़ सके। हालांकि यही सोचते सोचते अब वह यह भी सोचने लगा कि चिराग फिलहाल अनन्या के साथ क्या कर रहा होगा। कहीं वह एक दूसरे के गले तो नहीं लग रहे होंगे, एक दूसरे को किस तो नहीं कर रहे होंगे। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ सोच पाता, चाहत ने एक सवाल करके उसके उसे ख्यालों से बाहर निकाल दिया। तो तुम हरदेव के बर्थडे पर क्या करने वाले हो? अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हरदेव का बर्थडे? वह कब आया? आया नहीं, अब आएगा, लेकिन तुम्हें कैसे नहीं पता चला? लगता है सिंह परिवार तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देता, चाहत ने हंसते हुए कहा। जहां वह हंस रही थी वहीं अभिनव को भी एहसास हो गया था कि हरदेव की बर्थडे की चर्चा जरूर इस रात हुई होगी, जिस रात वह घर नहीं आया था। तुम्हें पता है कब है उनका बर्थडे? अभिनव ने पूछा। एक हफ्ते बाद, 5 तारीख को है, चाहत ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। अभिनव ने तारीख सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर कहा, थैंक्स, एटलीस्ट तुमने तो बता दिया। चाहत ने जवाब में उसकी ओर एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर वह ड्राइविंग पर फोकस करने लगी। अभिनव को लगा कि जरूर ही इसमें भी शर्मिला का ही हाथ था। वह औरत नहीं चाहती होगी कि अभिनव हरदेव को अपने बर्थडे पर कुछ गिफ्ट देकर इम्प्रेस करे, इसीलिए उसने उसे पता भी नहीं चलने दिया था। हालांकि अब अभिनव को पता चल चुका था, इसलिए वह गिफ्ट देने से भी नहीं छुपने वाला था। हरदेव जैसे आदमी को क्या गिफ्ट दिया जा सकता है? जब अभिनव ने यह सोचा तो उसके दिमाग में सबसे पहले वह घड़ी ही आई जो अलायना ने उसे गिफ्ट की थी। लेकिन फिर वह यह भी सोचने लगा कि अलायना का दिया हुआ गिफ्ट इस तरह से आगे बढ़ाना ठीक होता भी या नहीं। इसके अलावा अभिनव के पास 12 करोड़ की घड़ी देखकर सिंह परिवार उसके बारे में क्या सोचता? अभिनव के मन में सवाल पर सवाल उठते ही जा रहे थे कि तभी चाहत ने गाड़ी अलायना के बुटीक के सामने लाकर खड़ी कर दी। चलो फटाफट, चाहत ने कहा और वह दोनों तुरंत ही गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। अंदर घुसते ही चाहत ने स्टाफ को अभिनव के लिए बेस्ट कपड़े निकालने के लिए कहा और फिर वह लेडीज कलेक्शन में चली गई। कपड़े बदलकर बाहर आते ही उसने देखा कि अभिनव ऑलरेडी एक ग्रे सूट में सज धज कर खड़ा था। क्या बात है, काफी हैंडसम लग रहे हो यार, चाहत ने उसकी तारीफ करी। हाँ, पर स्टोर वालों ने जरूर ही कोई महंगी रेंज का सूट निकाल कर दिया है, इसकी कीमत जरूर ही मेरा बैंक बैलेंस हिला देगी, अभिनव ने हंसते हुए कहा। वह जानबूझकर चाहत के सामने गरीब होने का नाटक कर रहा था ताकि चाहत को उसकी अमीरी की भनक ना लग जाए। उस लड़की की नाक वैसे भी काफी तेज थी और उसे शक करने में एक पल की भी देरी नहीं लगती थी। चिंता मत करो, आज का बिल मैं भर दूंगी, हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंट दे देना, चाहत ने मुस्कुराकर कहा और वह काउंटर पर बिल भरने चली गई। उसी वक्त अभिनव
जल्दी से गाड़ी की ड्राइवर सीट के पास चला गया। जब चाहत बिल भरकर गाड़ी के पास आई तभी उसने कहा, अब मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, मैं ड्राइव करूंगी, चाहत ने जिद में हंसते हुए कहा। अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाया और सफाई दी। बिल भी नहीं भरने दिया, एटलीस्ट ड्राइव तो करने दो, नहीं तो दुनिया मुझे जेंटलमैन नहीं कहेगी। चाहत हंस पड़ी और उसने अभिनव की ओर चाबी फेंक दी। चाबी कैच करने के बाद दरवाजा खोलते हुए अभिनव ने फिर से कहा, वैसे तुम भी इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चाहत मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अब चलने लगी थी और अभिनव को ड्राइव करते हुए चाहत को फिर से उसका एक सवाल याद आ गया था जो वह पहले भी अभिनव से पूछना चाहती थी। हालांकि उसे लगा कि डायरेक्टली उस सवाल का पर कूदना अजीब हो सकता था, इसीलिए उसने धीरे धीरे बात घुमाते हुए शुरू की। उस दिन जिम में काफी मजा आया था ना? तुम इतनी देर तक सभी मशीन पर एक्सरसाइज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो तुम खुद भी इंसान से कोई मशीन ही बन गए हो। अभिनव ने इस बात पर एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू कर दिया। मैं एक्चुअली काफी समय से जिम करता आ रहा हूँ, इसीलिए आदत थी इतनी एक्सरसाइज की। वैसे हम वापस कब जा रहे हैं जिम करने? अभिनव ने उसकी तरफ देखकर पूछा। वापस? मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ और जिम करने की क्या जरूरत है? चाहत ने बहाना बनाते हुए कहा, जिस पर अभिनव हंस पड़ा। फिट कोई होता नहीं, फिट रहना पड़ता है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके, इसीलिए बहाने तो मत ही बनाओ। बताओ कब चलना है फिर से जिम? जब तुम्हारी 35 करोड़ की गाड़ी लेकर मुझे लेने आ जाओगे, चाहत ने धीरे से कहा। उसकी यह बात सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने जब तुरंत ही गाड़ी में ब्रेक मारकर चाहत की ओर देखा तो वह गर्व से मुस्कुरा रही थी। अभिनव को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उस लड़की को उसकी गाड़ी की असली कीमत कैसे पता चल गई थी। अभिनव और चाहत साथ में मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन जब चाहत ने अभिनव की गाड़ी की कीमत 35 करोड़ बताई तो उसने चौंक कर अचानक रास्ते में ही ब्रेक लगा दिए। क्या कर रहे हो तुम? अगर पीछे से कोई आ रहा होता ठुक जाता वो हमसे अभी। अभिनव ने झटके से ब्रेक लगाने पर चाहत उस पर चिल्ला पड़ी। वह गाड़ी 35 करोड़ की है, अभिनव ने बोला। भोला सा चेहरा बनाते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता है क्या तुम्हारी गाड़ी की कीमत? ऐसा कैसे हो सकता है? चाहत ने मुस्कुराते हुए शॉक्ड होते हुए कहा, नहीं, मुझे सच में नहीं पता। तुम भी जानती हो कि यह गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी। अभिनव ने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, अच्छा, और इतनी महंगी गाड़ी तुम्हें कौन गिफ्ट करेगा? टाइगर? मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है अभिनव। चाहत ने उससे नजरें फेर कर मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करी और कहा, मैंने कहा ना, गिफ्ट ही है। मैं काफी जगह काम कर चुका हूँ और सभी को मेरा काम पसंद आया है। इनफैक्ट अनन्या से यह बेबुनियाद शादी करने से पहले भी मैंने कई लोगों की मदद की थी। उनमें से ही एक भले आदमी ने मुझे अपनी पुरानी गाड़ी ऐसे ही दे दी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह 35 करोड़ की है। अपनी सफाई देते हुए अभिनव के मन में जो आया वह बोलता गया। चाहत समझ गई थी कि वह बहाने बना रहा था और जरूर ही उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा था। हालांकि वह अभी ही सारे सवाल करके अभिनव को गुस्सा दिलाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वह चुप बैठ गई। उसने ठान लिया था कि अभिनव की पूरी स्टोरी वह निकाल कर ही मानेगी। उधर अभिनव यानी टाइगर के ही एक 5 स्टार होटल के वीआईपी सूट में अनन्या को जबरदस्ती चिराग के बेकार से चुटकुलों पर हंसना पड़ रहा था। उन दोनों के सामने फिलहाल उस होटल के मेन्यू में लिखी हर एक डिश भी पड़ी हुई थी और साथ ही वहां पर मिलने वाली सबसे महंगी शैंपियन और वाइन की बोतल भी रखी हुई थी। तुम्हें और कुछ चाहिए? बता देना, चुटकियों में हाजिर हो जाएगा। आज का दिन तुम्हारा है, चिराग ने कॉन्फिडेंट कहा। अनन्या को उसका ऐसा बर्ताव देखकर अच्छा लगता था। उसे चिराग हमेशा से ही
कॉन्फिडेंस, स्मार्ट और इंटेलिजेंट महसूस होता था। साथ ही साथ इस बात में भी कोई शक नहीं था कि उसके पास अनन्या के दादा हरदेव सिंह जितना ही पैसा भी था। नहीं नहीं, थैंक्स, अभी तो इतना सब कुछ रखा है, इसे ही खाने में टाइम लगेगा। अनन्या ने हंसते हुए अपने सामने उन सभी डिशेस को देखा। चिराग ने भी मुस्कुराते हुए फिर वाइन की बोतल और गिलास उठाया। तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दूं? अनन्या ने सिर हिलाकर हामी भरी। चिराग को उस गिलास में वाइन डालता देख अनन्या को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसे भले ही अभिनव से कोई प्यार नहीं था, लेकिन चिराग से भी कोई लगाव नहीं था। हालांकि अब जब वह अपनी माँ के कहने पर उसके साथ बाहर आई, तभी उसे समझ आया कि उसके लिए चिराग ही बेस्ट क्यों था। उसे यह भी डर लग रहा था कि कहीं चिराग आज उसकी इतनी खातिरदारी न कर डाले कि वह फिर अभिनव के साथ एक दिन भी गुजार ना पाए। तो फिर कब होगी प्रक्रिया शुरू? ड्रिंक बनाते हुए चिराग ने सवाल किया, जिससे अनन्या फिर से अपने होश में आ गई। प्रक्रिया? कैसी प्रक्रिया? डाइवोर्स की प्रक्रिया, चिराग ने उसे ड्रिंक का गिलास थमाते हुए कहा। अनन्या ने वाइन की एक शिप ली और उसने नर्वस होकर मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। चिराग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी की कंपनी अब तुम टेक ओवर करने वाली हो। यह सुनते ही अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यही उसका सपना था और अब वह पूरा भी हो चुका था। उसकी जिंदगी में अब कोई तकलीफ अगर बची थी तो वह सिर्फ अभिनव ही था। अब कंपनी तुम्हारे हाथों में आ रही है तो उस अभिनव की भी छुट्टी कर दो। चिराग ने उसकी आंखों में देखते हुए सुझाव दिया। अनन्या ने आहें भरी और थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं तो कब से उसे घर से लात मारकर निकाल चुकी होती, लेकिन दादाजी पता नहीं क्यों उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते आ रहे हैं। आगे क्या होगा यह दादाजी पर ही डिपेंड करता है। चिराग समझ गया था कि अभिनव सिर्फ हरदेव की वजह से ही उस घर में टिका हुआ था। उसे डर था कि अगर हरदेव को अभिनव पसंद आने लग गया तो डाइवोर्स तो दूर की बात है, वह अपनी कंपनी भी अनन्या से छीन कर उसके नाम कर सकते हैं। उसने यह सोचते हुए ही अपने लिए भी ड्रिंक बनाई और उसे पीना शुरू कर दिया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद ही उसका मुंह फिर से खुला। तुम्हारी मॉम ने बताया कि अगले हफ्ते एक पार्टी है। अनन्या ने शिप लेते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, दादाजी का बर्थडे है। उन्होंने ऑलरेडी एक वीआईपी स्वीट बुक किया हुआ है। वैसे सेलिब्रेशन ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस कुछ खास दोस्त और रिलेटिव ही इनवाइटेड है। चिराग भी मुस्कुराकर बोल पड़ा, तुम्हारी मॉम ने मुझे भी इनवाइट किया है, आने की पूरी कोशिश करूंगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा उस दिन। अनन्या की बात सुनकर चिराग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर वह अचानक खड़ा हो गया। चलो, अब टाइम है तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट का, चिराग ने एक्साइटेड होकर अनाउंस किया। अनन्या ने हैरान होकर उसकी ओर देखा, मेरा गिफ्ट? चिराग ने जवाब में आंख मारी और वह दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी कार्ड लेकर अंदर आ गया, जो कि ऊपर से लाल कपड़े से ढका हुआ था। अनन्या उस लाल कपड़े को देखकर यही सोच रही थी कि उसके नीचे क्या गिफ्ट हो सकता था। जैसे ही चिराग ने वह लाल कपड़ा हटाया तो अनन्या को अपने सामने एक डायमंड रिंग चमकती हुई दिखी। उस रिंग को धीरे से अपने हाथों में लेकर चिराग अनन्या के पास चलकर आया। यह सबसे रेयर डायमंड में से एक है, ठीक तुम्हारी तरह। अनन्या ने देखा कि वह रिंग वाकई ही काफी खूबसूरत थी, लेकिन फिर उसे चिंता भी होने लगी। वह पहले से शादीशुदा थी, इसीलिए चाह कर भी यह रिंग नहीं पहन सकती थी। चिराग, मैं फिलहाल मैरिड हूँ, जानता हूँ, इसीलिए मैं यह हाथ में पहनाने के लिए नहीं बल्कि गले में पहनाने के लिए लाया हूँ, किसी नेकलेस की तरह। अनन्या ने ना चाहते हुए इनकार कर दिया, नहीं चिराग, यह मैं गले में भी नहीं पहन सकती, घर पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अनन्या को परेशान होता देख चिराग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया और कहा,
कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी, मैं हूं ना। वैसे भी यह रिंग चाहे हाथों में हो या गले में, यह हमेशा हमारे इस रिलेशनशिप की पहली याद बनकर रहेगी। चिराग ने यह कहते हुए अनन्या के हाथ में वह रिंग थमा दी। उस रिंग को देखकर अनन्या का पहली बार जिंदगी में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी में एक पल के लिए रिंग को देखती और फिर चिराग को इस तरह नजरें ऊपर नीचे करते हुए देखती। उसे महसूस हुआ कि चिराग वैसा नहीं था जैसा कि अभिनव ने बताया था। वह भी अनन्या से एक चांस डिजर्व करता था। और फिर शर्मिला का भी यही मन था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त तो बनकर रहेंगे ही। चिराग अनन्या अपनी आंखों में आंसू लाते हुए चिराग के सीने से लग गई। चिराग ने भी उसके सर पर अपने हाथों को लपेटते हुए कहा, बिल्कुल। चिराग ने सोच लिया था कि अनन्या को अपनी बनाने के लिए अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी के चलते उसका पहला काम अभिनव का काम तमाम करने का था। कुछ सेकंड तक गले लगने के बाद ही अनन्या को एहसास हुआ कि वह अभी भी शादीशुदा है और उसे तब तक किसी दूसरे आदमी के करीब नहीं आना चाहिए जब तक उसका डाइवोर्स नहीं हो जाए। इसीलिए वह धीरे से एक स्माइल के साथ पीछे हट गई। चिराग उसे फिर से नीचे बैठकर उसके लिए ड्रिंक बनाने लगा। दूसरी ओर चाहत और अभिनव सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए थे। काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी। चाहत ने स्माइल करते हुए अभिनव की ओर देखकर पूछा, हाँ, मुझे ऑनेस्टली लगा नहीं था कि आज भी सिनेमा में इतनी अच्छी मूवी आती है। यह सुनते ही चाहत थोड़ी हैरान हो गई और पूछने लगी, आज भी का मतलब क्या है? तुम आखिरी बार सिनेमा कब आए थे? अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत साल हो गए। जब से कॉलेज और फिर यह डिलीवरी की नौकरी लगी, तब से ही मूवी का ट्रेलर देखने का टाइम नहीं मिल रहा था। उसकी बात सुनकर चाहत ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर तो तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए मूवीज देखने। हाँ, पर अभी भी कौन सा टाइम मिल जाता है। फिर अभिनव ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, काफी लेट हो गया है, अब तुम्हें घर निकल जाना चाहिए। चाहत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो तुम्हें भी तुम्हारी प्यारी बीवी के घर छोड़ देती हूँ। अभिनव ने एक और बार अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, नहीं नहीं, वह मुझे यहाँ पर 11 बजे तक रहना है। तो 11 बजे तक? मगर क्यों? चाहत ने पूछा। वह एक्चुअली एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अभिनव ने आहें भरी। उससे बहाना पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए उसने फिर सच ही बोल बोल दिया। हरदेव सिंह ने आज मुझे और अनन्या को बाहर घूमने भेजना चाहते थे। यह मूवी टिकट भी उन्होंने ही दिए थे, लेकिन अनन्या के ऑलरेडी चिराग के साथ प्लान्स थे तो वह चली गई। अब मुझे भी 11 बजे तक बाहर ही रहना है, ताकि हरदेव को यह न लगे कि मैं अनन्या को छोड़कर जल्दी घर आ गया। अभिनव की एक सांस में पूरी बात सुनते ही चाहत एक पल के लिए सोचने लगी। सोचने के बाद उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो थोड़ा और टाइम पास करने चलते हैं, किसी क्लब या पब में। चाहत के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर अभिनव को थोड़ा अजीब लगा, पर क्यों? क्योंकि तुम अकेले बोर हो जाओगे ना, इसीलिए। अगर टाइम मिला है एंजॉय करने का तो करना चाहिए ना। अगर कुछ नहीं करोगे तो नींद आने लगेगी, पता चला फुटपाथ पर ही सो गए तो। चाहत ने हंसते हुए कहा, पर अभिनव उसके हाव भाव अभी भी सीरियस थे। तुम क्यों इस बात को लेकर इतना परेशान हो रही हो? अभिनव का सवाल सुनकर चाहत ने आहें भरी और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ की दोस्त हूँ। हाँ, माना तुम्हारी शादी कोई शादी कहलाने लायक नहीं है, पर अगेन अपनी दोस्त के हस्बैंड का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। चाहत के जवाब पर अभिनव ने बिना किसी इमोशन के साथ कहा, देखो, तुम्हें इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी अभिनव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और चाहत उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। बकवास बंद करो और चलो। पर तुम कर क्या रही हो? अभिनव ने हंसते हुए पूछा। तुम जिद कर रहे हो और मैं बचपना, बस इतना सा फर्क है। चलो अभी। चाहत ने अभिनव को खींचते हुए गाड़ी में बैठा दिया और फिर वह खुद भी
ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गई। अगर मैं अभी ना कहकर गाड़ी से उतर जाऊं तो क्या कर लोगी? अभिनव ने हाँफते हुए पूछा। जान ले लूंगी तुम्हारी, और आई एम श्योर अनन्या इस काम के लिए मुझे थैंक यू भी बोलेगी। चाहत यह कहते हुए हंसने लगी और उसने गाड़ी की चाबी घुमा डाली। कुछ मिनट के अंदर ही वह एक बड़े से क्लब के सामने आकर खड़े हो गए, जिस पर चारों ओर लाइट चमक रही थी। एटीट्यूड क्लब यह शहर के सबसे बेस्ट क्लब में से एक है। चाहत ने उस बिल्डिंग पर नाम पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। जब अभिनव ने भी उसका नाम पढ़ने की कोशिश की तो उसका ध्यान उसके नाम के नीचे लिखे हुए शब्दों पर गया। अ ब्रांड ऑफ टाइगर ग्रुप। यह पढ़ते ही अभिनव फिर से हैरान हो गया। उसे लगने लगा था कि इस शहर की हर दूसरी प्रॉपर्टी में उसका शेयर हो सकता था। क्लब के गेट के पास पहुंचते ही चाहत और अभिनव को सिक्योरिटी ने रोक लिया। आईडी प्लीज, एक बाउंसर ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। हम दोनों 18-17 के लगते हैं क्या भाई? अभिनव ने हैरान होते हुए पूछा। रूल्स तो रूल है जी, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, दूसरे बाउंसर ने अपनी सफाई दी। अभिनव और चाहत ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों अपनी अपनी जेब में हाथ डालकर आईडी निकालने लगे। चाहत ने अपनी आईडी दे दी, जिसे बाउंसर चेक करने लगा। तभी जेब से अभिनव एक कार्ड निकालते ही अभिनव को एहसास हुआ उसके सारे पैसे और आईडी फिलहाल अनन्या की गाड़ी में पड़े थे। यह कार्ड जो उसके हाथ में आया था वह उसका टाइगर मेंबरशिप कार्ड था, जो वह चाहत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता था। क्या हुआ सर, आईडी दो ना, एक बाउंसर गर्म होने लगा। अभिनव अब यही सोचने लगा कि वह उस क्लब के अंदर कैसे घुसेगा। क्या अभिनव अब उन बाउंसर से गुजरकर क्लब में घुस पाएगा? अगर उसका टाइगर मेंबरशिप कार्ड चाहत देख लेगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगी? अभिनव को अनन्या से दूर करने के लिए चिराग अब क्या चाल चलने वाला था? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।